नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि जो बलिया है, बलिया अपने आप में एक जिला, बड़ा महत्वपूर्ण जिला है और यहाँ से मंत्री आते हैं दया शंकर सिंह। बलिया सदर विधानसभा से वो विधायक हैं और उसके बाद वो मंत्री बने हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब से वहां पर वो मंत्री बने हैं और बलिया में विकास कार्यों की गति में कहीं ना कहीं जरूर कहीं ना कहीं कोई कार्य जरूर अधिक वहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मंत्री जी किसी एक पुल के उद्घाटन को लेकर के नाराज हैं। पहले वो विजुअल दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको पूरी खबर बताते हैं। वो तस्वीर आपको सीधे बलिया से दिखाते हैं कि मंत्री जी जो दया शंकर सिंह है, परिवहन मंत्री है, बलिया से आते हैं। आखिरकार वो किस वजह से अधिकारियों पर नाराज है। वो कई दिनों से ये एक नया पुल बन रहा था। क्या हुआ कि आज आपको रात को 11 बजे आपको आना पड़ा? अभी इस पुल को अभी तक अधिकारी ये बताते थे, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है यहाँ का, जो पीडब्ल्यूडी का, ये बताता था कि अभी इसका टेस्टिंग नहीं हुआ है, इसका अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, इसलिए अभी इसका उद्घाटन नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने कई बार कहा कि इसको जल्दी कराओ, यहाँ पर आवश्यकता है, आवागमन में बाधित हो रहा है। तो बोला अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, अभी टेस्टिंग नहीं हुआ है। और आज अचानक किसी के इशारे पर जो पीडब्ल्यूडी को पर जिसकी दखलंदाजी है, उसके ये पैरोल पर काम करने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये दोनों हमारे यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये दोनों पैरोल पर काम करते हैं। किसी के घर में बैठ करके पूरी पीडब्ल्यूडी चलाते हैं बलिया के वो। और अचानक चेयरमैन साहब भी आज यहीं थे, मैं भी था, आप लोग भी थे मेरे साथ। आज फ्लड में हम लोग देख रहे थे। अचानक आनन फानन में इसका जो है बिना क्लियरेंस का इसको जो है चालू करवा दिया। ये पूरा का पूरा ये जो मामला है बलिया से जो निकल करके सामने आ रहा है, वो एक पुल के उद्घाटन को लेकर के है। बताया जा रहा है कि मंत्री जी साफ तौर पर बता भी रहे हैं कि किस तरीके से अधिकारियों ने आनन फानन में इस पुल को खोल दिया जनता के आवागमन के लिए। मंत्री जी का गुस्सा इसलिए सातवें आसमान पर है क्योंकि बिना उद्घाटन के इस पुल को खोल दिया गया है। कटहर नारा ये पुल का नाम है, जिसको आवागमन के लिए खोल दिया गया। और मंत्री जी खुद बोल रहे थे कि कई बार उन्होंने बोला था कि जनता को परेशानी हो रही है, तो क्लियरेंस नहीं मिलने की बात अधिकारी कर रहे थे। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया है कि किसी और के इशारे पर, किसी और के पेरोल पे काम करने वाले अधिशासी अभियंता ने उसके इशारे पर इस पुल को खोल दिया। अब ये इसका इशारा किसकी तरफ है? ये बलिया से और बीएसपी से एकमात्र विधायक उमा शंकर सिंह की तरफ है, जिन पर जो परिवहन मंत्री है दया शंकर सिंह, बलिया सदर से विधायक है, वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके इशारे पर ही इस पुल को खोल दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि उनके इलाके का ये पुल था और आम जनमानस को इसको खोलना था, लेकिन बिना उद्घाटन के ही वहां के जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, उन्होंने इसको जनता के लिए खोल दिया। लेकिन इस पूरे उनके आरोप के बाद उमा शंकर सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो विधायक है उन्होंने बोला कि मैं 1.5 साल से कहीं निकल भी नहीं रहा हूं और मेरे ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि मैं सत्ता पक्ष का विधायक भी नहीं हूं। मैं कोई भी काम नहीं कर रहा हूं, मैं 1 से 1.5 महीने में अपने गांव आता हूं, कुछ लोगों से मिलकर वापस चला जाता हूं। इस तरीके के बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए। यहां तक ही नहीं, बल्कि उन्होंने यह भी बोला कि मुख्यमंत्री से मेरे बारे में शिकायत की जाती है। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने बोला कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो उनको सर छिपाने की जगह नहीं मिलेगी, वो भागते फिरेंगे। तो ये दो जो मंत्री हैं, दया शंकर सिंह और एक मंत्री दया शंकर सिंह और जो दूसरे विधायक है वो बीएसपी से उमा शंकर सिंह, दोनों में अदावत चल रही है और दोनों ही ठाकुर नेता है। सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार में, योगी सरकार में लगातार जो मंत्री हैं वो आरोप अधिकारियों पर लगाते हैं कि उनकी सुनी नहीं जा रही है। और यहाँ पर जिस तरीके से परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह, वहां में एक जो पुल का उद्घाटन हो रहा था, उसको लेकर के जिस तरीके से वो अपने अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े करता है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन इतना जरूर देखा जा रहा है कि बलिया जैसी जगह में दो ठाकुर नेताओं के बीच ये अदावत जो है वो कहीं दूसरा रूप ना ले ले, क्योंकि दोनों में ही जंग छिड़ी हुई है ठाकुरों का वर्चस्व, या कहते हैं ठाकुर का बड़ा नेता बनने के लिए। क्योंकि बलिया पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की नगरी है और ठाकुरों को वहां पर दबदबा है। उनके बेटे नीरज शेखर, जो कि बलिया से उन्होंने चुनाव लड़ा था, फिलहाल वो राज्यसभा सांसद है, लेकिन उनको सनातन पांडे से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब ये दोनों ही विधायक, चाहे उमा शंकर सिंह हो चाहे दया शंकर सिंह हो, दोनों में अदावत है कि कौन सबसे बड़ा ठाकुर नेता है। फिलहाल ये जंग कहां तक जाती है और कौन एक दूसरे पर आरोप लगाता है और किसका क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास। हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? हाथ में छाता है,
राजधानी का भी कुछ हाल ऐसा ही है कि यहाँ पर भी बारिश लगातार होती चली आ रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार 72 घंटे तक बारिश हुई, कुछ देर के लिए थमी, हल्की सी धूप निकली, फिर से बारिश हुई और कल देर शाम से ही बारिश का रूप या क्या विकराल रूप जारी है। लगातार बारिश यहाँ पर भी हो रही है। कुल हाथ में छाता है और कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। रात्रि 11 बजे के आसपास से ये बरसात शुरू हुई है। थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि फिलहाल अच्छी बूंदे पड़ रही हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं। तकरीबन आधे घंटे हो गए बरसात को धीमे हुए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल निशान ये खड़ा होता है कि कुछ दिन पहले भी मैं आप ही से कह रहा था, फिर से आज आप ही से कह रहा हूँ कि आखिर प्रशासन सोया हुआ क्यों है। उनको पता होता है कि प्रतापगढ़ में जल भराव जैसी समस्याएं सबसे ज्यादा अधिक होती हैं, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र हो, चाहे वो प्रतापगढ़ का सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कह सकते हैं, पुलिस अधीक्षक ऑफिस। वहां पे जल जमाव, कमर तक पानी आ जाना, और उसके बाद भी दूसरे ही दिन 2 दिन, अभी 2.5 दिन तक बरसात हुई थी तो डीएम श्री सहाय अवस्थी निकले हुए थे, राउंडिंग पे निकले, और ईओ उनको उस जगह लेकर के जाते हैं जहां पे जल भराव था ही नहीं। फिलहाल डीएम ने फटकार लगाई थी, शाम को मीटिंग भी रखी थी। आज कुछ घंटे, कह सकते हैं कि 12 घंटे की बरसात में फिर से एक बार प्रतापगढ़ जल भराव का सामना देख रहा है। चाहे वो पुलिस अधीक्षक का ऑफिस हो, चाहे वो आप बात करें कि डीएम का आवास हो, चाहे बात करें पलटन बाजार हो, चाहे बात करें पंजाबी मार्केट हो, चाहे बात करें कंपनी गार्डन के आसपास दहिला मऊ एरिया कहा जाता है, वीवीआईपी एरिया कहा जाता है, जजेस कॉलोनियां है वहां पर, चाहे जिस क्षेत्र की बात करें, जल भराव की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से प्रतापगढ़ में लगातार बरसात का मौसम देखने को मिला, किसानों को तो राहत मिल रही है, लेकिन शहर वासियों को जो टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, उनको ये सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है जल भराव। नई नई सड़कें बनाई जाती हैं करोड़ों की लागत से, एक बरसात में वो सड़कें बह जाती हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर सवाल निशान खड़ा होगा। मेरी उपस्थिति जहां है, यहाँ से मात्र 300 मीटर के आसपास एक सड़क बनी थी सीसी की, आधी की सीसी की सड़क बताया जा रहा है कि बह गई है। सोचिए 12 घंटे की बारिश में आधी की आधी सीसी सड़क बह गई है। आपने बरसात के दौरान बाईपास का आपने काम शुरू कराया, जो शहर के नया माल गोदाम रोड से होते हुए शहर वासियों को काफी राहत मिलेगी उस बाईपास से, लेकिन आपने उसका काम लगवाया। अब जो वहां के आने जाने वाले लोग हैं, जिनका वहां पे घर है, अब उनको इस बरसात में कितने समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये वही लोग जान सकते हैं। तो देखिए समस्याएं काफी हैं, पता प्रशासन को हर एक को होता है। देखिए अधिकारी आते हैं जाते हैं, चेंज होते हैं, नो डाउट अधिकारियों के ऊपर उंगली उठाना थोड़ा सा गलत कहेंगे, लेकिन वो कर्मचारी तो यहाँ पे पोस्टेड रहते हैं, जो 7-7 10-10 सालों से यहाँ पे पोस्टेड है, वो अधिकारियों के साथ सुधार कर सकते हैं। कर्मचारी ही आपके ऐसे हैं तो अधिकारियों को दोष देना गलत नहीं होगा, क्योंकि अधिकारी तो आते जाते रहते हैं। डीएम साहब को अभी आए मुश्किल से 3 से 4 महीने के आसपास हुआ है, लेकिन वो लगे हुए हैं। ये नहीं कहूंगा डीएम साहब नहीं लगे, लेकिन कहना ये भी गलत नहीं होगा, उनको ये अंदेशा था, पब्लिक ऑलरेडी पहले से जाकर उनसे मिली थी। तो बरसात शुरू होने से पहले प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी को एक्शन मूड में आना चाहिए था। जो कर्मचारी थे उनके ऊपर एक चाबुक चलाना चाहिए था, लेकिन अब ये देखने को मिला कि डीएम आवास से लेकर के पुलिस अधीक्षक ऑफिस में कमर तक पानी भर जा रहा है। अब ये हाल हो गए हैं अखंड। हाँ बिल्कुल ज्ञानेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि प्रतापगढ़ का हाल तो हम समझ ही सकते हैं, जब राजधानी के हाल ऐसे हैं कि जो सड़कें हैं वो लबालब भरी, और कई सड़कें तो खत्म हो चुकी हैं, कई सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं कि फिर से उनको बनाना पड़ेगा और गड्ढा मुक्त होता है। लेकिन बरसात से पहले कुछ सड़कें बनाई जाती हैं, लेकिन बरसात में सड़कें लगता है बह जाती हैं, या उन सड़कों में बहुत बड़े बड़े निशान, बरसात के जो निशान होते हैं वो छोड़ करके चली जाती हैं। बहुत से इलाके हैं जो जलमग्न हो चुके हैं, कई वहां पर पानी भरा हुआ है। राजधानी के हाल की बात कर रहे हैं, कहीं पर निकालने के लिए नगर निगम की टीम बहुत मुस्तैदी के साथ काम जरूर कर रही है, लेकिन ये मुस्तैदी बरसात से पहले अगर दिखाई जाती तो शायद इस तरीके के हालात नहीं आते। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर घरों में पानी घुस गया और पानी घुसने की वजह से उनके घर में रखा हुआ फर्नीचर खराब हो गया। बहुत लोग शिकायत करते हैं, लेकिन कोई बताता है कि वहां पर निचला इलाका है, वहां पर पानी जमा हो जाता है, किसी ने गलत तरीके से पाइप डाल रखा है, तमाम तरीके के तर्क हैं। लेकिन इन तर्कों का क्या, जो जिन लोगों का सामान नुकसान हो जाता है, रेस्टोरेंट में पानी भर जाता है, दुकानों के अंदर पानी चला जाता है, तो ऐसी व्यवस्था ही क्यों है?
अगर नगर निगम का टैक्स आप वसूलते हैं तो उस टैक्स से कम जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। और अगर जनता को सुविधा नहीं मिल पाती है, इसी तरीके से उनका सामान पानी में बह जाता है या पानी में खराब हो जाता है, तो उनका पैसा भी जो टैक्स का है वो भी पानी में ही जा रहा है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और आपने जिस तरीके से बताया कि प्रतापगढ़ का हाल है, तो जब राजधानी में इस तरीके से हाल है तो प्रतापगढ़ का हाल हम समझ सकते हैं। और वैसे भी प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जो इस वक्त बाढ़ग्रस्त हैं, वहां पर बाढ़ जैसे हालात है और वहां पर कई कई फीट तक पानी भरा हुआ है। तो प्रतापगढ़ में जो स्थितियां बनी हुई हैं उसको कम से कम सुधारने के लिए कुछ और भी प्रयास करना चाहिए, लेकिन इन लोगों को पहले निकलना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। लेकिन अधिकारियों ने देर कर दी है, अगर यही अधिकारी पहले अगर फील्ड पर निकलते तो शायद हालात कुछ ऐसे नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायबरेली से, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए ये खबर जो है पूरे पैन इंडिया की है। कल रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर बात करें तो वहीं पे 8 तारीख सुबह 6 बजे से 10 तारीख रात 12 बजे तक महिलाओं के लिए और बहनों के लिए एक जो है निःशुल्क व्यवस्था जो है रोडवेज की करी। और हमारी मौजूदगी रायबरेली रोडवेज बस अड्डे पे है और यहाँ पे कवरेज करने के लिए इसलिए है क्योंकि जो त्योहार है उनमें माताओं बहनों का क्या है। और एक चीज मैं और दिखाना चाहूंगा कि रोडवेज में आप देख सकते हैं एक एलईडी लगी हुई है बस स्टैंड पे और इस एलईडी में रक्षाबंधन क्योंकि ये एलईडी अक्सर चलती है और इसमें सीधे सीधे रक्षाबंधन पर्व उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से रोडवेज की। और ये देखिए आप इसमें सीधे सीधे बैनर भी लगा हुआ है और निःशुल्क होगी बस यात्रा। और ये लिखा हुआ है सीधे सीधे यहाँ पे माताओं बहनों बेटियों की निःशुल्क बस सेवा। ये जो है इतने बजे दिनांक 8 अगस्त से लेकर 2025 सुबह 6 बजे से 10 अगस्त रात्रि 12 बजे तक ये जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। रोडवेज की जितने भी जो माताएं बहनें हैं वो कहीं भी आ रही हैं जा रही हैं रक्षाबंधन पे अपने भाइयों के हैं या अपने वहां पर राखी बांधने, तो इस त्योहार पे उनको निःशुल्क यात्रा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई है, जो कि ये हर बार होता है। लेकिन इस बार जो टाइम दिया गया है वो लगभग 2 डेज का टाइम है और इसमें जो है माताओं बहनों की क्या प्रक्रिया हम भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ हमारे साथ माताएं हैं और ये देखिए मैं दिखाऊंगा कि मिठाइयां हैं कपड़े हैं और ये सब लेकर के माताएं निकली, क्योंकि दूर अगर घर है तो कैसे जाइए। रोडवेज उत्तर प्रदेश सरकार ने रोडवेज की सेवाएं आज से 10 तारीख 12 बजे रात तक फ्री की है। आप लोग कैसे देख रही हैं? किराया नहीं देना पड़ेगा आपको है? इन हंडा का बस है। आप वो अभी आपको रोड में पूछताछ से पता करिएगा, हम बता देंगे आपको। तो कैसे देख रहे हैं कि किराया फ्री है? सरकार के लिए कैसा सोचती है? अच्छी स्कीम है या कैसे है ये? है? अच्छा है। कहाँ जा रहे हैं आप? महाराजगंज। तो यहाँ से बस मिलेगी वहाँ के लिए? है? कौन से जिले में पड़ता है? रायबरेली में ही। रायबरेली से रायबरेली जाएंगे, ठीक है। अगर देखिए ये माताएं बहनें और जैसे मैंने दिखाया कि ये मिठाइयां और ये सब लेकर के जा रही है। रोडवेज में भी आप देख सकते हैं कि इधर लगी हुई है और भी कुछ माताएं मैं बात करूंगा। आप राखी बांधने जा रही हैं, किराया फ्री है 8 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक। तो कैसे देखती हैं कि सरकार ने अच्छा चीज किया किराया माफ करके आप लोगों के लिए? कहाँ जा रही हैं आप? महाराजगंज की तरफ। तो किराया माफ है तो अच्छी चीज है सरकार की। देखिए प्रतिक्रियाएं महिलाओं की ज्यादातर ये आ रही है कि जी सवाल ये है कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि 8 से 10 तारीख तक जितनी भी माताएं और बहनें हैं उसके लिए योगी सरकार ने यात्रा पे लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया है। लेकिन एक और खबर निकल करके आ रही है कि जो सह यात्री है जो महिलाओं के साथ जाएंगे उनका भी किराया माफ है। इसको लेकर के वहां पर अगर कोई अधिकारी हो, रीजनल मैनेजर हो, कोई भी हो, अगर उससे पूछेंगे तो और भी बेहतर होगा। कुछ लोग इसका संशय बना हुआ है कि क्या सह यात्रियों का टिकट लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है कि सह यात्रियों का भी किराया माफ है महिलाओं और बहनों के साथ जो उनके साथ यात्री जा रहे होंगे। तो क्या वहां पर कोई अधिकारी है इस बात को कंफर्म कर सकता है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है लोगों के मन में इस तरीके की बातें होती है, सह यात्रियों का किराया माफ होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक रियायत दी है रक्षाबंधन को देखते हुए। और इसीलिए तमाम जो यात्री हैं, जो माताएं और बहनें हैं, जो रक्षाबंधन के पर्व को मनाने के लिए अपने घर या अपने जहां भी जाना चाहती हैं वहां पर उनको अब निःशुल्क बस सेवा मिलेगी। परिवहन विभाग की तरफ से पूरी तैयारी की गई है और साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी दी जा रही है कि वहां पर लोग जो उनके साथ सह यात्री होंगे उनको भी किराए में छूट मिलेगी, अब पूरा किराया माफ होगा।
क्या इंद्रवीर जी से बात हो पाएगी? देखिए, अगर मैं जी बिल्कुल, मैं स्टेशन प्रभारी के कक्ष के बाहर खड़ा हूं, लेकिन स्टेशन प्रभारी है नहीं और आप हैं, एक कर्मचारी है। मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूं, जो आपने सवाल पूछा है मुझसे। सर, जो किराया वहां चल रहा है 8 से 10 तारीख तक, क्या इनके साथ अगर कोई और कर रहे बच्चे या कुछ उनका, तो क्या वो भी किराया माफ किया गया या सिर्फ चाहे पुरुष हो, चाहे कोई बच्चा हो या और कोई भी हो, एडल्ट हो या चाइल्ड हो, एक व्यक्ति उसके साथ में सहयोगी भी फ्री है, उसके साथ फ्री है? अच्छा, ये आपका क्या शुभ नाम क्या है? इसके अवस्थी क्या है आप? सेक्शन इंचार्ज सेकंड प्रभारी आप हैं। देखिए, सेकंड प्रभारी एसके साहब हमारे साथ हैं और इन्होंने जानकारी दी IBC 24 को कि जो एक पुरुष या एक बच्चा या एक कोई भी मतलब चाहे वो एडल्ट हो चाहे वो हो, तो उस तरीके से उस महिला के साथ में 2 लोगों का किराया फ्री है अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, क्योंकि लोगों के मन में संशय जरूर था कि उनकी यात्रा तो जो माताएं और बहनें ट्रैवल करेंगी उनकी तो यात्रा मुफ्त है, लेकिन उनके साथ अगर कोई जाता है तो उनकी यात्रा भी अगर मुफ्त में हो जाती तो बहुत होता है, क्योंकि आमतौर पर उनके साथ उनके बच्चे होते हैं या उनके पति होते हैं या उनके कोई भी रिश्तेदार होते हैं। तो एक बहुत बड़ी पहल है योगी सरकार की और रक्षाबंधन में एक बहुत बड़ा तोहफा उन्होंने माताओं और बहनों को दिया है, जिससे कहीं ना कहीं माताओं और बहनों में बहुत खुशी की लहर कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत अच्छी पहल है। सरकार अगर इस तरीके की रियायतें देती है तो सारे लोग इसका लाभ उठाना बेहद बेहतर समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, क्योंकि ये खबर आज की डेट में बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8, 9 और 10 तारीख तक रात के 12 बजे तक सभी माताओं और बहनों का किराया परिवहन विभाग की तरफ से मुफ्त है। वो कहीं भी जाएंगी, उनको किसी एक भी रुपए नहीं देने होंगे। रक्षाबंधन के पर्व पर इस तरीके की सुविधा योगी सरकार ने दी है। हमारे साथ आदर्श जुड़े हुए हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? आदर्श अनम्यूट कर लीजिए। आदर्श, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। आदर्श से फिर से जुड़ेंगे। आदर्श, एक बार फिर से करेक्ट करेंगे आपको, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। तो एक बार फिर से अपने वॉइस को दुरुस्त कीजिए और फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे। क्या एक बार फिर से दोहराएंगे अपनी बात? आदर्श, हम तब तक चलेंगे। अगर हमारे कोई दूसरे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो अपने शहर की खबर बता सकते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने साफ तौर पर चुनाव आयोग के ऊपर कई सवाल, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और उन्होंने एक बाकायदा प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताई थी और फर्जी वोटर्स को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए थे इलेक्शन कमीशन पर, और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी के साथ उसका साथ देने के लिए आरोप लगाए थे इलेक्शन कमीशन पर। और उन्होंने एक जिक्र एक युवक का किया था जो कि उत्तर प्रदेश का निवासी है, लेकिन उस युवक को जिसको बताया था कि ना सिर्फ वो महाराष्ट्र में बल्कि कर्नाटक में बल्कि उत्तर प्रदेश का भी वोटर है, उसी को लेकर के चुनाव आयोग ने उनके इन दावों को खारिज किया है। उन्होंने बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश का भी वोटर है, क्योंकि जिस तरीके से कल एक प्रेजेंटेशन दिया था और उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताने की कोशिश की थी कि कैसे फर्जी मतदाताओं के माध्यम से कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ पहुंचाने का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इस वक्त बिहार इलेक्शन को लेकर के तमाम जो वहां पे इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, SIR जिस तरीके से वहां पर है और उसका विरोध कर रहा है पूरा का पूरा विपक्ष। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नेता प्रतिपक्ष ने ही इस SIR को लेकर के कहीं ना कहीं मजबूत बात कही है और ये सवाल खड़े किए हैं कि अगर सच में ऐसे कई लोग हैं जो कहीं ना कहीं ना सिर्फ अलग अलग स्टेट में उन्होंने वोटर आईडी के रूप में या वोटर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा की है, उनके एपिक रूल्स हैं, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल भी है, क्योंकि खुद नेता प्रतिपक्ष सवाल खड़े कर रहे थे कि एक व्यक्ति की कई जगह मौजूदगी है और यूं कहें कि कई सारे वोटर्स हैं, और लेकिन यही इलेक्शन कमीशन इसीलिए इसी पर काम कर रहा है और वो फर्जी वोटर्स को सेलेक्ट कर रहा है और उनको वोटिंग से कहीं ना कहीं बाहर करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ एक सुर में इलेक्शन कमीशन का विरोध कर रहा है, उसके इस फैसले का विरोध कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरीके का है, जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को खुद आकर के उसे बताना पड़ रहा है कि ऐसे दावों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, तो आखिरकार इस तरीके के दावे अगर किए जाते हैं तो क्या एक नेता प्रतिपक्ष जो देश के नेता प्रतिपक्ष है, एक बड़ी पार्टी के सांसद है, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के, क्या उन्हें इस तरीके की जानकारी या आधी अधूरी जानकारी, क्योंकि इसको कहना गलत नहीं होगा
क्योंकि अगर आप दावे कर रहे हैं तो उस दावों में सच्चाई जरूर होनी चाहिए। और अगर देश का इलेक्शन कमीशन आकर के उन दावों को खारिज कर रहा है तो अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार किन वजहों से, क्या कारण है कि वहां पर इस तरीके की स्थितियां पैदा हो रही हैं कि इलेक्शन कमीशन को आकर के जवाब देना पड़ रहा है। क्योंकि देश में वैसे ही और चीजें होती हैं, और अगर आप इस तरीके की चीजें बताएंगे और कहीं ना कहीं अगर भ्रामक तथ्य आएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भ्रामक तथ्यों की वजह से हालात बिगड़ जाते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं कि सही खबर कौन सी है और गलत कौन सी है। तो इसलिए लोगों को कम से कम अवेयर होने की जरूरत है, और ऐसे किसी भी बयान को आज की डेट में लोग वेरीफाई जरूर करें, चाहे वो कोई भी बात करे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अगर आप जानकारी सही नहीं देंगे तो जानकारी गलत रूप में अगर ट्रैवल करेगी तो उससे दिक्कतें दूसरी हो सकती हैं। आदर्श हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। आदर्श, बताइए। अगर इस समय हम हरदोई रोडवे बस अड्डा पर खड़े हैं और यहाँ योगी सरकार ने महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा रक्षाबंधन को तोहफा दिया, जो कि ये हर साल महिलाओं के बसें खड़ी कर दी जाती हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये LED बड़ी लगी हुई है, इसमें जो है संदेश भी पूरा जो है दिया जा रहा है, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं और बाहर न चलाए स्मार्ट बनी शिक्षा के लिए, ये सभी LED पर दर्शाए जा रहे हैं। और हम बताएं, यहाँ पर माताएं बहनाएं भी हम उनसे बात करना चाहेंगे। ये हमारे कोई माता बहने उनसे बात करेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? ये जो योगी सरकार ने बस को फ्री किया, उसके आप क्या कहेंगे? आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रही हो दादा? ये यूपी सरकार ने हर साल बसें फ्री करते हैं और इस बार भी फ्री की है। क्या आप किराया लिया जरा? कुछ किराया लिया जरा? नहीं लिया जरा। और जो योगी सरकार ने जो बसें फ्री की, उसको आप क्या कहेंगे? तो असल में मैं बताना चाहूंगा, हमसे बोले तो देखिए सभी बसें सभी लाइन में लगी है और पुलिस प्रशासन की बात करें, महिला पुलिस लगी है, सब यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं। और ये यहाँ पर देखिए रक्षाबंधन की शुभकामना देते हुए बैनर भी लगाया जा रहा है। और अभी हम यहाँ पर जो है स्टेशन परिषद से भी बात करेंगे। जी हम यहाँ के जो स्टेशन परिषद है उनसे बात कर देती है। सर योगी सरकार ने जो फ्री की हुई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, और क्या महिला को सुविधा दी जा रही है, और क्या उनके साथ जो बच्चे जा रहे हैं फ्री? माननीय मुख्यमंत्री जी के और प्रधानमंत्री के आदेशानुसार जो है 8 तारीख से रात्रि 10 तारीख से रात के 12 बजे तक जो है योजना चलाई गई है, जिसमें के साथ एक फ्री है। और जो है हमारे कर्मचारियों के लिए भी उनको जो है उसी प्रयास में हम लोग हैं कि जो है किसी भी महिला यात्री या मंदिर में यात्री दिखने के किसी प्रकार की दिक्कत न हो, हर गाड़ी की व्यवस्था की गई है और ठेले बढ़ाए गए हैं और गाड़ियों में कंडक्टर और ड्राइवरों को भी जो है काउंसलिंग करके उनको अच्छे तरीके से वाहन संचालन करना, ताकि भीड़ भाड़ और मेला घटना या ये घटना न हो, इसके लिए सभी चालक प्रचारकों को किया गया है। आशा करता हूँ कि जो है सभी यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं, इसके लिए हम लोग के कर्मचारी और अधिकारी सभी। सर इसका कुछ टाइमिंग ऑफ जो बसें कहीं जा रही हैं? ये आज दिनांक 8 तारीख से सुबह 6 बजे से लेकर 10 तारीख है वो 12 बजे रात इसमें महिला के साथ आप सवाल कर सकते हैं। एक सवाल ये है, क्या इसमें बस को लेकर के किसी प्रकार की ऐसी कोई ऐसा तो नहीं कि नॉन AC बस में ही है? क्या सभी बसों के लिए है ये जो आदेश है? सभी बसों से जितने भी महिला जो यात्री है सभी प्रकार की बसों में ये सुविधा है, AC हो या नॉन AC हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से योगी सरकार ने माताओं और बहनों के लिए एक सुविधा शुरू की, क्योंकि 8 से 10 तारीख तक रक्षाबंधन का पर्व है और इस पर्व पर माताओं और बहनों को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। सबसे बड़ी बात है कि माता और बहनें अपने अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए गंतव्य तक जाती हैं और इसके लिए एक
परिवहन एक बहुत महत्वपूर्ण वो साधन होता है जिसके तहत वो अपने घर, अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपने भाई के यहाँ पहुंच पाती है। लेकिन जिस तरीके से पहल उठाई है योगी सरकार ने, कहीं ना कहीं इसका लाभ तमाम माताओं और बहनों के उत्तर प्रदेश को मिल पा रहा है। और क्या अब तक एक बात आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपके पास इस बात की जानकारी है अब तक कितनी ऐसी महिला यात्री हैं और उनके साथ जो सह यात्री हैं वो अब तक हरदोई से किसी और स्थान के लिए जा पाए? क्या इस तरीके का कोई डेटा आया है? अगर 8 तारीख में आज की डेट की इसकी शुरुआत की गई है। डेटा तो नहीं है, डेटा जो है कल मिल पाया है, तो सबूत में है, इसलिए अभी सभी से कांटेक्ट किया जाना संभव नहीं है। लेकिन ये है कि सब गाड़ियाँ भर भर के जा रही हैं और किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही, किसी भी महिला या बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों के भी कंधों पर जिम्मेदारी होती है संचालन कराने की, और अगर बेहतर तरीके से संचालन हो पाता और सुविधा सभी लोग को मिल पाती है तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। क्योंकि तमाम रोडवेज पर जो बस स्टेशन है वहां पर जो सुविधाएं मिल रही हैं उसकी वजह से भी, क्योंकि अगर किसी भी यात्री को कोई असुविधा होती है तो एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अगर तमाम आप लोग, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार सभी के लिए है, आप लोग ड्यूटी पर मुस्तैद है, क्योंकि 8 से 10 तमाम लोग त्योहार मनाएंगे और वहां पर किसी प्रकार की किसी भी यात्री को कोई समस्या ना हो, इसके लिए वहां पर मुस्तैद है। तो आप लोग भी बधाई के पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आईबीसी से जुड़ने के लिए। आदर्श, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आपको बता दें कि एक और सवाल अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया है उन्होंने उठाया है, और वो तंज उन्होंने कसा है। तंज इसलिए कसा है उन्होंने कि उन्होंने सीएम योगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर जा रहे हैं, जब इसको लेकर के सवाल किया गया पत्रकारों के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से, तो उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि वो अपने साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी लेके जाएं, क्योंकि वो नाम बदलने में माहिर है, हो सकता हो चीन का भी नाम बदल दे। तंज कसते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर या सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार तंज कसते रहते हैं और सवाल खड़े करते रहते हैं, और कुछ ऐसे ही बयान लगातार पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से भी आते रहते हैं, और वो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर रहते हैं और सूबे की सरकार पर हमलावर रहते हैं, कभी ग्राफ के माध्यम से, कभी किसी वीडियो के माध्यम से, कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके, तमाम तरीके के आरोप लगा करके वो हर दिन पर डे कोई ना कोई एक जरूर ट्वीट करते हैं, और जिससे कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसकी नाकामी को उजागर करने का काम करते हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है ठीक रक्षाबंधन से पहले, वो अपने आप में सुर्खियों में बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की है, वो एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और उस कार्यक्रम में पहुंचने के बाद उन्होंने जनता से अपील की कि जितने भी भारतीय हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो भारतीय सामानों को ही खरीदे, भले ही वो क्यों महंगे क्यों ना हो। ये उन्होंने बयान दिया और साफ तौर पे कहा है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर आप बाहर सामान खरीदते हैं कम दाम को देख करके तो ये पैसा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होता है, भारत के विरोध में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि अगर हो सके तो आप भारत के प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दें, भले वो महंगे ही क्यों ना हो। लगातार सीएम योगी इस तरीके की बातें बोलते रहते हैं और उन्होंने अपील भी करते रहते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है और तमाम ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस वक्त बाजारों में मिल रहे हैं जो बाहर से बने हुए भी हैं। लेकिन उन्होंने अपील की है कि भारतीय होने के नाते आप सभी को भारतीय प्रोडक्ट की तरफ अग्रसर होना चाहिए और उनकी खरीदारी करनी चाहिए, कि जिससे कहीं ना कहीं भारतीयों को उनका उचित मूल्य मिल सके और कहीं ना कहीं भारत मजबूत हो सके। क्योंकि भारत से बाहर बने हुए प्रोडक्ट भले सस्ते हैं लेकिन वो भारत के विरोध में काम करते हैं। शायद यही कारण है कि हम सभी लोगों को मिलकर के ये प्रण लेना चाहिए कि हम लोग जो घर में बने हैं मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो उन प्रोडक्ट्स की खरीदारी करेंगे। तो सीएम योगी लगातार इस बात को उठाते रहते हैं, हर मंच से उठाते हैं और कोशिश करते हैं, बताते भी हैं कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए और भारत में बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि रक्षाबंधन आ गया है, कल ही रक्षाबंधन का त्योहार है, तमाम बाजारों में तमाम तरीके की राखियों की भरमार है, बाहर से बन के आई है। लेकिन सीएम योगी ने कहा कि अगर यहाँ पर अगर आप भारत में बने प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे और भारतीयों को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं भारतीयों की एक व्यवस्था मिलेगी और भारत के जो लोग हैं जो व्यापार कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा। तमाम तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, इसी को लेकर के सीएम योगी की अपील कहीं ना कहीं इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर है या यूं कहे बरसात का कहर है और कई जिलों में है, राजधानी में भी हालात है, प्रतापगढ़ में ज्ञान दिखाई रहे थे, और कहे पूरा का पूरा जो प्रदेश है वो बारिश की कहर से कहीं ना कहीं डरा सहमा है और जगह जगह जल भराव की स्थिति है, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, गड्ढे उसमें कई बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। तो अब बहुत समय या कब तक ये बारिश रुकती है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन
बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा, क्योंकि जब ये बारिश रुकेगी तभी कहीं ना कहीं इन गड्ढों को दुरुस्त किया जाएगा। तमाम जो टीमें हैं वो इस वक्त फील्ड में काम कर रही हैं और जितने भी जो जिला अधिकारी हैं वो भी फील्ड में उतर करके लोगों की समस्याओं और ये यूं कहें कि फील्ड में उतर करके जहां जहां इस तरीके की स्थितियां हैं उसे दुरुस्त कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।